तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है पवन यादव और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले RRB जेई, SSC जेई, स्टेट जेई, स्टेट एई, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इनमें अगर ट्रांसपोर्टेशन के वेटेज की बात करूँ मैं तो कितना होता है। RRB जेई में CBT 2 में जो है टेक्निकल पोर्शन आता है, CBT 1 में नहीं आता है। इसमें होता है वेटेज इसका 8 से 10% का। SSC जेई में CBT 1 की अगर मैं बात करूँ इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल के, उसमें से आपको 10 से 11 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन। स्टेट जेई में ये जो है सिनेरियो थोड़ा सा बढ़ जाता है, 10 से 12% का आता है ट्रांसपोर्टेशन। और स्टेट एई में भी लगभग 10 से 12% का। अब मैं जो आज आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ये कितने नंबर का आता है भाई साहब। तो ये 2 नंबर का आता है RRB जेई में, यही 2 से 3% आ जाएगा आपका SSC जेई में। स्टेट जेई में भी 2% मान लीजिए आप, और स्टेट एई में भी 2 से 3%। तो अगर किसी एक टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको उसमें से 2-3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं सिर्फ एक टॉपिक से, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, है ना। तो इस महत्व को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करने वाले हैं आज अपना ऐतिहासिक टॉपिक, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि साइड डिस्टेंस क्या होती है भाई। ठीक है, साइड डिस्टेंस द लेंथ ऑफ रोडवे विजिबल टू अ ड्राइवर। Geometric design of highway is done in such a way that from every point on the highway, the available visible length is sufficient so that safe, efficient operation of vehicle can be performed. इसका मतलब ये है कि आप किसी भी ऐसे हाईवे में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी यहाँ है ना, तो जो आपको साइड डिस्टेंस अवेलेबल होगी वो इतनी सफिशेंट होगी कि आपका जो व्हीकल है ना, आपका जो व्हीकल है वो अच्छे से मूव कर सके और कोई एक्सीडेंट ना हो, अच्छे से मूव कर सकेगा और साइड डिस्टेंस इतनी अवेलेबल होगी कि कोई एक्सीडेंट ना हो, है ना। तो जितनी दूरी तक आप देख पा रहे हैं ना हाईवे पे क्लियरली, वही आपकी साइड डिस्टेंस है। और हाईवे इस अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं कि साइड डिस्टेंस इतनी हो कि आपका व्हीकल अच्छे से मूव कर सके, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आगे की बात करते हैं सर। आगे बात करते हैं कि साइड डिस्टेंस जो है डिपेंड किन किन चीज़ों पे करती है। तो साइड डिस्टेंस डिपेंड करती है फीचर ऑफ द रोड पे। ठीक है भाई, फीचर ऑफ रोड, हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई अबव रोड सरफेस और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव रोड सरफेस। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर, फीचर ऑफ रोड सरफेस, फीचर ऑफ द रोड का मतलब क्या है। फीचर ऑफ द रोड का मतलब है भाई कि रोड जो है कहाँ पर है, मतलब फॉरेस्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है सामने ट्री आ जाएंगे, थोड़ी विजिबिलिटी साइड डिस्टेंस कम होगी। या विलेज रोड है ना, जहाँ पर आजू बाजू अपने दुकानें लगी हुई हैं तो विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है ना, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में रोड है, इंडस्ट्रीज है तो विजिबिलिटी कम हो जाएगी। या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है ना, तो अकॉर्डिंग से विजिबिलिटी डिफरेंट होगी तो साइड डिस्टेंस भी अलग होगी। ठीक है, हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई अबव रोड सरफेस का क्या मतलब है। तो इसको मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल से। देखिए, एक छोटी गाड़ी है ना, दिख रही है आपको, ये रेड कलर की फरारी है, छोटी गाड़ी। ठीक है, इसमें बैठा हुए हैं गोलू आदमी, गोलू जी बैठे हुए हैं। ठीक है, इनकी हाइट कुछ 1 मीटर है यहाँ से। तो इनकी जो विजिबिलिटी यहाँ होगी, मान लीजिए एक्स, कितनी दूरी तक इनकी साइड जा रही है। सेम दूसरी जगह पर ये बैठे हैं भोलू जी, बड़ी गाड़ी ना, बड़े टायर, ऊंची, ये बैठे हैं यहाँ कहीं। तो इनकी जो विजिबिलिटी होगी जनरल सी बात है ज़्यादा होगी क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा है। ये H2 डिस्टेंस पे है और ये X2 डिस्टेंस पे यहाँ देख पा रहे हैं, तो इनकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जनरल सी बात है कि X2 इज ग्रेटर देन X1 बिकॉज H2 इज ग्रेटर देन H1। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा साइड डिस्टेंस।
है ना, समझ गए आप। अच्छा, आगे की बात करें सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ठीक है, ये आप रोड है, अब यहाँ पर आप हैं, आप इस जगह पर हैं, ठीक है ना, इतनी दूरी पर, हमारी ये दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट दिखने नहीं वाला है इतनी दूर से। लेकिन यदि इस ऑब्जेक्ट को मैं इतना बड़ा कर दूँ, ये कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है भाई, कोई ट्रक पलट गया मान लो हाईवे पे, तो आपको इतनी दूरी से भी दिख जाएगा। तो साइड डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करती है कि इसके लिए साइड डिस्टेंस अलग होगी, हो सकता है कि ये आपको यहाँ पर आके ही दिखे सीधे, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको यहीं से दिख रहा है, तो इसके लिए आपकी साइड डिस्टेंस अलग होगी, इसके लिए साइड डिस्टेंस अलग होगी। जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही कम साइड डिस्टेंस, ठीक है ना, मतलब उतनी ही ज़्यादा साइड डिस्टेंस होगी, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ही दूरी से आप देख पाएंगे और उतनी ही ज़्यादा साइड डिस्टेंस होगी उसकी, ठीक है ना। चलिए ठीक है सर, आगे की बात करें तो टाइप ऑफ साइड डिस्टेंस की बात करते हैं भाई साहब। अब टाइप ऑफ साइड डिस्टेंस में कितने टाइप की साइड डिस्टेंस होती है, ठीक है। पहली होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ये आज का हमारा टॉपिक है, इसलिए हम डेप्थ में चर्चा करेंगे आज। फिर उसके बाद ओवरटेकिंग, इंटरमीडिएट और हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ये तीन तो और होती हैं, इनका मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ अभी, और इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो बता दो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस सबसे पहले क्या बता, फिर से आ जाओ, अपना बड़ा ट्रक छोटा ट्रक है ना, ये गाड़ी है, ये बड़ी गाड़ी है, ये गाड़ी दोनों हाईवे में चल रही हैं, एक डिस्टेंस इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है ना। कुछ देर बाद क्या हुआ, अचानक से इस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, मान लो टायर पंचर हो गया और इसने गाड़ी रोक ली, दूसरी लेन भरी हुई है तो ये बंदा ओवरटेक भी नहीं कर सकता। तो इसने क्या सोचा कि ये सोचते सोचते इसको ये कुछ दूर आ गया कि रोकना चाहिए या ओवरटेक करना चाहिए, फिर इसको समझ में आया कि भाई ओवरटेक नहीं हो पाएगा क्योंकि दूसरी लेन में गाड़ियां हैं। तो इसने अब सोचा कि भाई ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा, इसने यहाँ से ब्रेक अप्लाई किया इस डिस्टेंस से और यहाँ पे आके रुक गया जस्ट पहले, ठीक है ना। तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी दोनों दोनों मिला के सोचने में और एक्चुअली ब्रेक अप्लाई करने में, उसको कहते हैं हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है ना भाई। देख लो कैसे होता है ये होगी आपकी छोटी गाड़ी, है ना, और आपकी हो गई है बड़ी गाड़ी, ठीक है। इसका टायर हो गया आपका पंक्चर, इतनी दूरी आपने तय कर ली ये सोचते हुए कि रोकना चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए, ओवरटेक करनी चाहिए, इस डिस्टेंस पे आ गई आपकी गाड़ी। यहाँ पर आपने एक्चुअली जो है ब्रेक अप्लाई करे इस पॉइंट पर आकर, है ना, ब्रेक अप्लाइड। इसके बाद जो डिस्टेंस तय की गई वो है L2। तो जो आपकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगी ना बेटा, वो L1 प्लस L2 होगी, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया। सर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होगी, आओ बेटा समझा देते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो बेटा ये एक बड़ा हाईवे है, ठीक है ना, ये आपकी एक गाड़ी है ए, और यहाँ पे इसने एक गाड़ी को देखा, तो काफी देर से देख रहा है हाईवे में, इसने सोचा कि भाई अब ओवरटेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसने आगे पीछे लाइन देखी क्लियर है कि नहीं ओवरटेक करने के लिए, ये सोचते सोचते ये वहां से यहाँ आ गए। यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि ओवरटेक करना है और ये इन्होंने ऐसे ओवरटेक मारा एक्सेलरेशन देके, तो ये यहाँ, जितनी देर में इन्होंने यहाँ से वैसे ओवरटेक करा उतनी देर में ये बी वाला व्हीकल जो है बी वाला ये यहाँ आ गया, ठीक है ना। पहले क्या हो रहा था कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस हेडवे मेंटेन था, स्पेस मेंटेन था, इस वाले व्हीकल ने ए वाले ने ओवरटेक करा और यहाँ पे आकर वही स्पेस मेंटेन कर लिया और दोनों स्मूथली चलने लगे उसी स्पेस से। अच्छा, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ इसने D1 डिस्टेंस तय करी इतनी दूरी में, और यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस तय हुई ना बेटा ये D2 मान ली मैंने। तब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होगी इस लेन के लिए, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होगी D1 प्लस D2 प्लस 2x, मतलब कि उसको ओवरटेक करने में जितनी दूरी लगी ना बेटा, जब से उसने ओवरटेक करने का सोचा, उसको कहेंगे हम ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है ना। अगली क्लास में हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ओवरटेकिंग डिस्टेंस हो गई, अगली क्लास में हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, अगली बात करो, अगली क्या है सर, अगली बात ये थी सर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट
साइड डिस्टेंस। ठीक है सर, ये क्या होती है बेटा? जब कभी आप उत्तराखंड या हिमाचल के साइड गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पहाड़ रहता है, पहाड़ के एक साइड पे खाई होती है, दूसरे साइड पे पहाड़ होते हैं। तो ज़्यादा हमारे पास ना लेंथ होती भी नहीं, और पहाड़ क्या होते हैं, ऐसे गोल गोल होते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा हम सीधी रोड प्रोवाइड भी नहीं कर सकते ओवरटेक के लिए, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। और बेटा जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वहाँ पे प्रोवाइडेड है वो इनफ नहीं है ना, वो इनफ नहीं है ओवरटेक करने के लिए। तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम एक इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से तो बड़ी होती है लेकिन ओवरटेकिंग से कम होती है। इसको हम लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है ना बेटा? ठीक है सर, क्लियर है। हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्या होती है बेटा? हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्या होती है, इसकी अगर मैं बात करूं तो बेटा अगर आप 90 में गाड़ी चलाए होंगे कभी तो आपको पता होगा कि गाड़ी के आगे एक हेडलाइट होती है, इस हेडलाइट की एक बीम होती है, और ये बीम एंगल से हेडलाइट कुछ दूरी तक ट्रेवल करती है। तो इस हेडलाइट से वो जहां तक देख पा रहे हैं ना मैक्सिमम दूरी, वही हेडलाइट साइड डिस्टेंस है बेटा। और ये जनरली मिनिमम टू मिनिमम होती है, इसको एसएसडी के बराबर तो प्रोवाइड करना ही पड़ता है, ठीक है ना। हेडलाइट साइड डिस्टेंस कम से कम आपको एसएसडी के बराबर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये एक रूल है आईआरसी के द्वारा, ठीक है ना। आगे चलते हैं बेटा, समझ लेते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। यही मैंने आपको बता दिया कि एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस होती है, ओवरटेकिंग को हम पासिंग साइड डिस्टेंस भी कहते हैं, इंटरमीडिएट का प्रोवाइड की जाती है ना, और हेडलाइट का प्रोवाइड की जाती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना। आगे चलते हैं बेटा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आज का हमारा मेजर कंसर्न का टॉपिक। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है बेटा? इट इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन द हाईवे फॉर विच all road must always be designed at any spot having sufficient length to enable the driver to stop a vehicle safely without any collision with any other obstruction। यही बात है भाई जो मैंने आपको अभी समझाई थी। ये जो गाड़ी है बड़ी वाली, ये छोटी वाली, यहाँ पे ये खराब हो गई, इसका राइट टायर पंचर हो गया, ये जो आ रही है ना, इसको जो मिनिमम डिस्टेंस लगेगी साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, जो गाड़ी को रोकने के लिए सेफली विदाउट एनी कोलिजन, है ना, जो डिस्टेंस लगेगी यहाँ से यहाँ आने में, इसको रोकने में, वही स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। समझ गए बेटा? ये कैसे डिसाइड करते हैं? यही, ये एक व्हीकल, ये दूसरा व्हीकल, है ना, इसको जो डिस्टेंस लग रही है यहाँ से यहाँ तक स्टॉप करने में विदाउट एनी कोलिजन, इसको ही हम कह देते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है बेटा, यही चीज लिखी हुई है सामने, है ना। अब क्या करना है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखिए, एक केस और ले लेते हैं। ये आप अपनी लाल फरारी में बैठे हुए हैं, चलते जा रहे हैं जंगलों के बीच में, वादियों के बीच में, और आपको एक हिरन दिख गया ये रोड क्रॉस करते हुए। तो पहले आपने सोचा कि भाई हिरन रोड क्रॉस कर जाए तो मैं तो ऐसे ही निकल जाऊंगा, स्पीड कम करने की जरूरत नहीं है, हिरन रोड क्रॉस कर रहा है। पर वो हिरन भाई साहब बीच रोड में आके रुक गए। आपने बोला अब क्या किया जाए, है ना। तो आपने जो ये सब सोचने में यहाँ से यहाँ तक का टाइम ले लिया, उतने में तो गाड़ी तो चल रही थी ना भाई उसी स्पीड से। तो ये डिस्टेंस को कहते हैं लैग डिस्टेंस या रिएक्शन डिस्टेंस। ठीक है, ओके सर। फिर आपने यहाँ पे सोचा नहीं भाई ब्रेक तो मारना ही पड़ेगा वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ब्रेक अप्लाई करने से लेकर के गाड़ी के रुकने तक आपने जो डिस्टेंस तय करी उसको हम कह देंगे बेटा क्या? ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया सर? अच्छे समझ में आ गया। आओ बेटा और डीप में समझते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड किन किन चीज़ों पे करती है। अभी देखो आपको मैंने जो चीज़ें बताई उसमें आप थोड़ा सा गौर करो। मैंने क्या बोला कि आपने इतना टाइम लिया, उतनी देर में गाड़ी ट्रैवल करी, आपने डिसाइड किया कि गाड़ी रोकनी चाहिए कि नहीं रोकनी चाहिए, है ना। तो वो जो टाइम है वो है आपका टोटल रिएक्शन टाइम। आपने कितना टाइम लिया एक्चुअली रिएक्ट करने में, ब्रेक अप्लाई करने में, तो उसको हम कहेंगे रिएक्शन टाइम। ठीक है बेटा, ये जो रिएक्शन टाइम है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? अच्छा, इसके लिए एक थ्योरी दी गई, इसको कहते हैं हम PIEV थ्योरी। पी का मतलब है परसेप्शन टाइम। आपने ऑब्जेक्ट को देखा, आपकी आईज और ईयर ने आपके ब्रेन को सिग्नल किया थ्रू योर स्पाइनल कॉर्ड्स, है ना। वो जो इतना टाइम आपने लिया उसको कहते हैं परसेप्शन टाइम। उसके बाद आता है इंटेलेक्शन टाइम, है ना। ये इंटेलेक्शन टाइम है कि आपने सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में जो टाइम ले लिया। मान लिया आपने हिरन आया बीच में, आपने डिसाइड किया कि हिरन निकलेगा कि नहीं निकलेगा,
हिरन अगर क्रॉस कर रहा है तो मैं गाड़ी की स्पीड कम नहीं करता हूँ, पर आपने फिर सोचा कि हिरन क्रॉस नहीं कर रहा है, हिरन रुक गया है, तो आपने फिर सोचा कि ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द इंटेलेक्शन टाइम। फिर इसके बाद बेटा एक इमोशन टाइम और आता है। हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर इमोशन होता है। तो हम सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि बेटा ये कहीं हम हिरन को भेड़ ना दें, जैसे हिरन घायल हो जाएगा तो हमारे मन में इमोशनल थॉट आता है, उसमें भी हम कुछ माइक्रो सेकेंड्स वेस्ट कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इमोशन टाइम। ठीक है, ये भी समझ आ गया सर। चौथा क्या है सर, वायलेशन टाइम क्या है? वायलेशन टाइम कुछ नहीं बेटा, आपने जो ये सब काम करने को के बाद जो फाइनल एक्शन लेने में जो टाइम लगाए ना, उसको हम कह देते हैं वायलेशन टाइम। समझ गए? और आईआरसी ने ये टाइम जो दिया है आपको 2.5 सेकेंड दिया हुआ है। इन चारों चीजों में मिला के आपको जो टाइम लग रहा है वो 2.5 सेकेंड लग रहा है। तो आप समझ रहे हैं ये टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रोड के लिए टाइम बहुत ज्यादा है बेटा। ठीक है ना? आप अगर रोड में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको रिएक्शन 2.5 सेकेंड बहुत इनफ है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन में अगले टॉपिक पर जाते हैं अपन, है ना? ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या होगा सर? ये एसएसटी और किन चीजों पे डिपेंड करेगी? आपने टोटल रिएक्शन टाइम और पीआई की थ्योरी तो बता दी, आप किस चीज पे डिपेंड करेगी? तो बेटा अब डिपेंड करेगी स्पीड ऑफ व्हीकल पे। स्पीड ऑफ व्हीकल जितनी ज्यादा होगी बेटा उसको रोकने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, ये तो सबको पता है ना? तो सीधे सीधे एसएसडी जो है डिपेंड करती है स्पीड ऑफ व्हीकल पे। जितनी ज्यादा स्पीड ऑफ व्हीकल उतनी ही ज्यादा दूर तक वो चलेगी ब्रेक अप्लाई करने के बाद, है ना? तो एसएसडी सीधे सीधे इस पर डिपेंड करती है, इसमें तो कुछ है नहीं, है ना? तीसरा बेटा ब्रेकिंग एफिशिएंसी। आ जाओ समझा देता हूँ क्या होता है बेटा। इट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ व्हीकल। मतलब क्या है कि आपकी गाड़ी, आपका नया नया व्हीकल आया, आपके चमचमाते हुए हमारा के टायर है ना, उनमें खांचे बने फ्रिक्शन के लिए, अच्छे अच्छे ये बने खांचे, और रोड भी बढ़िया तगड़ी है बेटा, है ना? मतलब गड्ढे अड्डे नहीं है, अच्छा फ्रिक्शन के दिया हुआ है, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली आपकी हाई हो जाएगी। ठीक है, और यहीं पर आप मान लो ये रोड है और आपकी गाड़ी है, आपने सेकेंड हैंड गाड़ी ली है जिसके टायर जो वर्न आउट हैं और रोड भी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है ना बेटा? अच्छा, तो ये सीधी सीधी बात है, एज ऑफ व्हीकल पर डिपेंड करती है, व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है। ठीक है ना? और इनके बीच में जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो रहा है उस पर डिपेंड करती है। अच्छा सर, 100% ब्रेकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? बेटा 100% ब्रेकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये है कि ये ए पॉइंट है, मान लीजिए ए पे गाड़ी है और आपने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया, तो गाड़ी बेटा यहीं की यहीं रुक गई, आगे नहीं बढ़ी बिल्कुल। ये 100% ब्रेकिंग एफिशिएंसी है। अच्छा, तो सर 50% क्या होगी? सर 50% ये होगी कि आपने ये गाड़ी है, आपने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया इस पॉइंट पे, तो गाड़ी कुछ दूर जाके रुकी, तो बेटा जनरली जो प्रैक्टिकल केस होता है ना, हम 100% ब्रेकिंग एफिशिएंसी प्रोवाइड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो लोग बैठे हैं उनको जर्क महसूस होगा, झटका लगेगा, और दूसरा बेटा जो पीछे व्हीकल आ रहा है हो सकता सीधे भेड़ दे इसको, है ना? तो ये इससे भी दिक्कत होगी। तो हम जो डिज़ाइन करते हैं हाईवेज की या रोड्स की, वो 50% ऑफ ब्रेकिंग एफिशिएंसी मान के करते हैं। ठीक है ना? तो बेटा ये क्या है कि जितनी ज़्यादा ब्रेकिंग एफिशिएंसी होगी और उतनी साइड डिस्टेंस कम होगी, ये सीधी सी बात है। ओके बेटा, चलो आगे आ जाते हैं। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन टायर एंड द रोड, ये क्या है बेटा? ये मैंने अभी बताया कि नया व्हीकल है, अच्छे टायर हैं, रोड अच्छी है तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अच्छा होगा। पुराना व्हीकल है, पुराना टायर है और रोड भी अच्छी नहीं है तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम होगा। यदि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा बेटा? ये व्हीकल जल्दी नहीं रुकेगा। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो व्हीकल जल्दी रुकेगा। तो जितना ज़्यादा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस उतनी कम एसएसडी, जितना कम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा एसएसडी। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया? आ जाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ द रोड। बेटा ये एक अप ग्रेडियंट है ना, और ये एक डाउन ग्रेडियंट है। ये अप ग्रेडियंट है और ये डाउन ग्रेडियंट है। ये यहाँ पे आप बैठे अपनी कार पे, ये जा रहे हैं, है ना, की स्पीड से, और यहाँ पर आप उतर रहे हैं ग्रेडियंट। तो जनरल सी बात है बेटा, आपको यहाँ पे ग्रेडियंट के अपोजिट काम करना पड़ रहा है ना, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम होगी और आपको रोकने के लिए भी कम एफर्ट डालना पड़ेगा। तो रोकने के लिए कम एफर्ट डालना पड़ेगा तो गाड़ी रुक भी जल्दी जाएगी। तो इस केस में जो एसएसडी है वो कम होगी।
यहाँ पर बेटा क्या है, आपको ग्रेविटी मिल रही है, ग्रेविटी का सहारा मिल रहा है, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। आपको रोकने के लिए ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे तो ज़्यादा दूर में रुकेगी एसएसडी। तो इस केस में एसएसडी जो है ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, एसएसडी अप विल बी लेसर देन एसएसडी अप डाउन। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, आगे बता दो, आगे बता देता हूँ बेटा। अब हम करते हैं बेटा एनालिसिस। टीचर आपने बता दिया कि एसएसडी ये होती है, एसएसडी इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेकिन एसएसडी को हम निकालें कैसे? किसी ने हमको बोल दिया कि बेटा हाईवे डिजाइन करना है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाल के बताओ, तो कैसे डिजाइन करेंगे? तो आओ बेटा सिखाता हूँ कैसे डिजाइन करेंगे। तो बेटा एसएसडी द सम ऑफ लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, जो भी मैंने आपको बताया कार और हिरण वाले एग्जांपल पे, ठीक है ना। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल ड्यूरिंग टोटल रिएक्शन टाइम इज कॉल्ड लैग डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक इज कॉल्ड द ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है सर, आगे समझाते हैं इनकी कैलकुलेशन करनी कैसी है। तो बेटा समझा देता हूँ पहले कैसे करनी है कैलकुलेशन, ठीक है ना। सबसे पहले बेटा हम लैग डिस्टेंस निकालते हैं। ये एक प्लेन सरफेस में गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी है, मान लो टायर बड़े हैं, थोड़ा डायग्राम से समझौता कर लेना आप लोग। 20 स्पीड से चल रही है, तो बेटा इसने लैग किया कुछ देर, इसने कुछ सोचा, उसके बाद ये यहाँ आ गया, मान लो ये एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन में आ गया और ये डिस्टेंस L1 चाहिए, है ना। इसने सोचा कि बेटा रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए, इसकी आईज और ईयर्स ने इसके ब्रेन को सिग्नल भेजा थ्रू थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, है ना। उसके बाद इसने इंटरलेक्शन टाइम दिया, है ना, तो इसने वाइलेशन लिया, इतने में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली बेटा, ये कहलाई इसकी लैग डिस्टेंस। इसको निकालना कैसे है सर? इसको निकालना ऐसे है बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कैसे निकालनी है, सीधी सीधी बात, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है v, टाइम कितना सर tr मान लूँ, ये जो कि 2.5 सेकंड होता है, आईआरसी ने दिया हुआ है ना। सर लैग डिस्टेंस कितनी आ गई, v इंटू टी आर, ये आ गई क्या? हाँ सर आ गई सर। अच्छा बेटा, अगर इस v को तो मैंने ले लिया मीटर पर सेकंड में, यदि अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में निकालूं तो इसको 0.278 से इंटू कर दूंगा, ये बड़ा v आ गया, प्लस सॉरी ये इंटू इंटू टी आर, ये हो गई आपकी लैग डिस्टेंस। यहाँ पर ये जो v है आपका, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये टी आर आपका ये सेकंड में है, और ये जो लैग डिस्टेंस आ गई ये मीटर में आ गई बेटा। अच्छा, ये ऐसा हो गया सर? हाँ ऐसा हो गया बेटा। सर ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो बेटा वो भी सिखा देते हैं, सब सीख जाएंगे जब। ये आ गई ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये बेटा ब्रेकिंग डिस्टेंस। सर ये कैसे निकालेंगे? तो बेटा आपने एक चीज देखी होगी, ये जब गाड़ी चल रही थी, है ना, 20 स्पीड से आगे की ओर, तो बेटा एक पीछे पीछे की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, है ना, ये सब आप अग्री करते हैं? अच्छा हाँ सर, सर फ्रिक्शन फोर्स से एक काम करेगा पीछे की ओर। सर कक्षा 11वीं में चलते हैं थोड़ा, कक्षा 11वीं में हमने पढ़ा था कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर याद आ रहा है कुछ कुछ, कक्षा 11वीं आ रही होगी बेटा। ठीक है बेटा, ये हो गया। वर्क डन क्या होता है बेटा? वर्क डन सर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर याद आ गया। देखो बेटा, अब काइनेटिक एनर्जी याद करो, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ सर याद आ रहे, सब याद आ रहा है, ठीक है बेटा। बस यही लगाना है सर, और कुछ है भी नहीं इसमें। ठीक है, कैसे लगाना है आप दिखा देता हूँ। पहले हम निकालेंगे वर्क डन, ठीक है ना बेटा। वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये फोर्स कितना होगा बेटा? तो देखो बेटा, ये गाड़ी थी, मैं आपको सिखाते चलता हूँ बाजू से बाजू, है ना। इस गाड़ी में बेटा इसका गाड़ी का वेट होगा W बराबर एम, ये नीचे की ओर लगेगा, और जो एन है ना बेटा, ये नॉर्मल फोर्स है, ये वर्टिकली अपर डायरेक्शन में लगता है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये दोनों जो है इक्वल होंगे एक दूसरे के। और तीसरा फोर्स जो लग रहा है वो पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन। हमको तो यही निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स। इसकी वैल्यू होती है बेटा कक्षा 11वीं एफ इंटू एन, जहाँ पर एन जो है बेटा ये फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है ना, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। हाँ सर याद आ रहा है, फ्रिक्शन चैप्टर था 11th क्लास में।
उसमें फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट होता था। हाँ याद आ गया। तो बेटा एन की जो वैल्यू है ना, एन बराबर है डब्ल्यू के और डब्ल्यू बराबर है एम जी के। तो बेटा ये दोनों जो वैल्यू है ना यहाँ पे पुट करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू हो जाएगी छोटा एफ इंटू एन, एन की वैल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू एम जी इंटू एल टू। ये वर्क डन हो गया बेटा, इसको वन दे देता हूँ। सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बेटा काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो होती है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। सर दोनों को बराबर कर दें क्या? कर दो बेटा, देखो कर दिया मैंने बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो बेटा एक फॉर्मूला निकल करके आएगा, एल टू बराबर जी स्क्वायर अपॉन टू इंटू जी इंटू एफ। कैसे? एम से एम कैंसिल हो जाएगा बस। अच्छा पर ये तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आ गई। हाँ बेटा आ गई। अब फिर वही, इसको चेंज कर दो किलोमीटर पर आवर में, तो 0.278 से इंटू करे, यहाँ ये आ गया जी स्क्वायर अपॉन टू इंटू जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और ये एफ हो गया बेटा। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ से जाएगा बेटा ये वी स्क्वायर, बड़ा वी है बेटा ध्यान रखिएगा, 254 और एल टू आ गया। अरे ये तो डेरिवेशन हो गया। एस एस डी कितना होगा? एस एस डी होगा बेटा L1 plus L2 which is equals to 2.0.278 into बड़ा V into TR plus बड़ा V स्क्वायर अपॉन 254 ऑफ, ये आपके एस एस डी आ गई। सर ये तो आपने सही पढ़ा दिया, कैलकुलेशन आ गई हमको एस एस डी की। हाँ सर आ गई आपको कैलकुलेशन। बेटा यहाँ पे जो एक चीज़ देख लेते हैं हम, V है जो किलोमीटर पर आवर में है, रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड्स होगा, 2.5 सेकेंड्स होता है IRC के बराबर, IRC के द्वारा दिया हुआ। और जो SSD आ जाएगी अपनी वो मीटर में आ जाएगी। ठीक है सर, ये तो बन गई इस टॉपिक साइड डिस्टेंस। अब क्या बेटा, अब दो केस और होते हैं जिनकी मैं बात करूं, तो पहला केस क्या होगा उसमें से, फ्लैट ग्रेडियंट वाला तो अपन ने पढ़ लिया, फिर इसके अलावा दो केस और होते हैं। तो दूसरा केस क्या है बेटा, ये जो केस है ना, ये है इंक्लाइन में, मतलब कि ग्रेडियंट ऊपर जा रहा है। अब ग्रेडियंट में जब गाड़ी ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, तो बेटा देखो ये एक अब ग्रेडियंट है ना, दिख रहा होगा आपको, थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है, गाड़ी यहाँ पे थी, तब इसने ऑब्स्टेकल को स्पॉट कर लिया, इसने इतनी लैग डिस्टेंस ले ली यहाँ से यहाँ तक की, इसको मैं L1 कह देता हूँ। यहाँ पे इसने ब्रेक अप्लाई करे और गाड़ी यहाँ पे आके स्टॉप हो गई। बेटा जब यहाँ इस पोजीशन में गाड़ी है ना, तो उसमें सबसे पहले हमको ये ऑब्जर्व करने की फोर्स कितने लग रहे हैं और कहाँ कहाँ लग रहे हैं। बेटा गाड़ी तो आगे v की स्पीड से चल रही है, ठीक है, एक लगेगा नॉर्मल फोर्स वही ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में, एक लगेगा बेटा इसका वेट, वेट बेटा लेकिन सीधे नहीं लगेगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, गाड़ी इंक्लाइंड है, ये थीटा डिग्री से इंक्लाइंडेड होगा, ये होगा W बराबर एम जी। तो बेटा इसका एक एक्सपोनेंट ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक हो जाएगा ये एम जी साइन थीटा, ये पीछे की ओर लग रहा है बेटा, और ये एक लग रहा है एक फ्रिक्शन फोर्स, ये लग रहा है एक एफ करके एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो सर इसमें टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, तो आप मेरे को समझा दो, तो मैं समझा देता हूँ बेटा आपको, आ जाओ बेटा, ये है गाड़ी है ना, ये है आपकी गाड़ी, इसमें बेटा एक फोर्स तो एन लग रहा है ऊपर की ओर, एक लगेगा बेटा डब्ल्यू, नीचे नहीं लगेगा बिल्कुल सीधा, और थीटा डिग्री पे इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा डब्ल्यू बराबर एम जी ना, ये आ जाएगा डब्ल्यू बराबर एम जी कॉस थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अच्छा सर और कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, एक फोर्स फ्रिक्शन का लगेगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये होगा एफ, इसको मैं एफ कह देता हूँ, इतने फोर्स लगेंगे बेटा। अच्छा ठीक है सर समझ में आ गया। अब क्या करना है सर, वही करना है कक्षा 11वीं, वर्क डन बराबर काइनेटिक एनर्जी। अभी आपको समझ में आ रहा है कक्षा 11वीं कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वर्क डन कितना होगा सर, वर्क डन बेटा होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सर कैसे निकालेंगे फोर्स, फोर्स बेटा, अच्छा फोर्स आओ दिखा देता हूँ बेटा। रेजिस्टेंस फोर्स में देखो कौन कौन से हैं, एक तो अपना एफ है और एक एम जी साइन थीटा है, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों को प्लस कर दो बेटा। रेजिस्टेंस फोर्स तो यही दोनों है ना, बाकी सब ऊपर नीचे लग रहे हैं, ठीक है सर।
एफ की वैल्यू कितनी होती है, एफ इंटू एन। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एन की वैल्यू देखो बेटा यहाँ पे डब्ल्यू बराबर एम जी नहीं है, यहाँ पर एन की वैल्यू जो होगी ना वो एम जी कॉस थीटा होगी। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है ना, जैसे कि मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया था। इसकी वैल्यू एन की जो है वो एम जी कॉस थीटा है बेटा, एम जी नहीं है, बस यही डिफरेंस है इस केस में। सर फोर्स कितना आ गया, तो बेटा फोर्स आपका आ गया एफ इंटू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ये फोर्स आ गया आपका। ठीक है सर, फोर्स समझ में आ गया। अब आगे बता दो, बता देता हूँ बेटा, बता देता हूँ। ये आपका वर्क डन होगा एफ इंटू एम जी कॉस थीटा, बेटा एफ है ना, ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, इसको फ्रिक्शन फोर्स ना समझे आप, है ना, प्लस एम जी साइन थीटा। अच्छा इतना हो जाएगा सर वर्क डन, और इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बेटा एल टू। सर ये तो निकल आया, हाँ बेटा निकल आया, इसको 1 दे देते हैं। सर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अच्छा बेटा दोनों को इक्वल कर दो अब, तो कितना हो जाएगा, एफ एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा होल की इंटू में है एल टू बराबर ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। सर यहाँ से एम कॉस थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, एफ ऑफ जी, एफ जी प्लस, है ना, जी इंटू टेन थीटा, ये बचेगा बेटा, इंटू ऑफ एल टू बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। बेटा यहाँ पर एक चीज़ ये है, ये जो हमने ग्रेडियंट लिया है यहाँ पे जो एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है बेटा बहुत छोटी होती है, तो हम कॉस थीटा को 1 मान लेंगे। थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो इसलिए कॉस थीटा बन जाता है कि कॉस 0 1 होता है। ठीक है बेटा, और बेटा टेन थीटा जो होगा ना, टेन थीटा अपने आप में ग्रेडियंट होता है, इसको एन कहते हैं, और इसको परसेंटेज में अगर डिनोट करूँ तो एन बाय 100 कह देते हैं। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। इसको कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब सर आप, बेटा इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से जो L2 की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है जी स्क्वायर अपॉन 2g एफ प्लस टेन थीटा। ठीक है सर, तो इसको इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि सर टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ एन बाय 100, अगर मैं एन की वैल्यू जहाँ पर परसेंटेज में होगी बेटा, ये ग्रेडियंट है, ठीक है ना। अच्छा हाँ सर, ये समझ में आ गया बेटा। फिर वही इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो, बस कुछ नहीं, आ गया अपना आंसर। इसको बड़ा भी लिख लिया अपन ने, और इसको कन्वर्ट कर लिया अपन टू इंटू जी की वैल्यू जो है वो 9.81 है इंटू एफ प्लस एन बाय 100। इससे मैं कहने क्या चाह रहे सर आप, आएगा क्या सर, इससे वैल्यू आएगी L2 कितनी, सर ये आ गई वी स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी ये बड़ा वी अपॉन 254 एफ प्लस टेन थीटा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये L2 की वैल्यू आ जाएगी। सर यहाँ पे वी जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, एफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, और टेन थीटा है बेटा। ठीक है, टेन थीटा को हम ले देता हूँ एन बाय 100, तो ये L2 बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ प्लस एन बाय 100। सर L1 L2 दोनों आ गए, तो SSD कितना होगा इस केस में, सर SSD आ गया अपना 0.278 इंटू वी इंटू टी आर प्लस बेटा वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ प्लस एन बाय 100। ये होगा बेटा केस नंबर 2। ठीक है सर, एक केस तो बचा है आखिरी का, केस नंबर 3। आओ बेटा सिखा देता हूँ, वो भी सिखा देता हूँ बेटा, सब सिखा देंगे। केस 3 सर, डाउनवर्ड ग्रेडियंट में जब गाड़ी जा रही हो तब क्या होगा बेटा, ये होगा डाउनवर्ड ग्रेडियंट में। ये तुम्हारी गाड़ी की पोजीशन है, यहाँ पर इसने ऑप्टिकल स्पॉट कर लिया, ठीक है, यहाँ पर इसने लेग डिस्टेंस ले ली इतनी, यहाँ पर इसने ब्रेक अप्लाई किए हैं बेटा, ठीक है, और यहाँ पर गाड़ी फाइनली स्टॉप हो गई। तो बेटा इस केस में यहाँ पर आपको फोर्स ऑब्जर्व करने हैं, कितने फोर्स लग रहे हैं, फिर से वही बेटा, एक लग रहा है नॉर्मल ऊपर की ओर, एक लगेगा एम जी इंक्लाइंडेड, इसको जब अपन इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो एम जी कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, एक लगेगा एम जी साइन थीटा, इसका कंपोनेंट यहाँ। सर डिफरेंट क्या है दोनों केस में, डिफरेंट ये है बेटा
कि वहां पे फ्रिक्शन नीचे की ओर लग रहा था क्योंकि गाड़ी ऊपर जा रही थी, इसमें गाड़ी नीचे जा रही है तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा। बस यही डिफरेंस है क्या सर? बेटा यही डिफरेंस है, आओ इसका भी डेरिवेशन कर लेते हैं। तो सर इससे क्या लैग डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं बेटा, लैग डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लैग डिस्टेंस सेम ही होगी, सेम। कितनी होगी सर? वही सर, 0.278 इंटू वी इंटू टी आर। सर ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगी? सर बेटा आओ सिखा देते हैं, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये भी सिखा देते हैं। वही बेटा, वर्क डन बराबर काइनेटिक एनर्जी। सर वर्क डन कितना होगा इस केस में? तो वर्क डन बेटा वही रेजिस्टिंग फोर्स निकाल लो इनटू डिस्प्लेसमेंट बेटा, जैसे अपन करते आ रहे हैं दोनों केस में, इसमें भी वही करना है। सर रेजिस्टिंग फोर्स कितना होगा? बेटा इसमें जो रेजिस्टिंग फोर्स है, फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए बेटा दोनों को माइनस करना पड़ेगा। अच्छा ये डिफरेंट है सर, हाँ सर ये different। सर एफ की वैल्यू वही बेटा, एफ इंटू एन, जिसमें एन की वैल्यू हो जाती है एम जी कॉस थीटा। अच्छा हाँ सर याद आ गया, हाँ बेटा वही है, कुछ नहीं है। एफ माइनस एम जी साइन थीटा इंटू ऑफ एल, एफ इंटू एम जी कॉस थीटा माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा इंटू एल। ठीक है बेटा, वर्क डन निकल आया अपना। सर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बेटा वही हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। सर दोनों को बराबर कर दूं क्या? हाँ बेटा वही तो करना है, एफ इंटू एम जी कॉस थीटा माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा, आ गया बेटा, इंटू एल टू बराबर ऑफ हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। सर अब क्या करेंगे? अब बेटा मैं यहाँ से ले रहा हूँ एम कॉस थीटा को कॉमन, ठीक है सर ले लो, यहाँ बचा एफ ऑफ जी माइनस ऑफ एम टेन थीटा। हाँ सर ठीक है, एल टू हो गया बेटा। अच्छा एम तो बेटा बचेगा नहीं क्योंकि एम तो बाहर चला गया है, यहाँ बचेगा जी टेन थीटा बराबर ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। एम से बेटा एम कैंसिल कर दो, ठीक है सर कर दिया। अब क्या सर? सर बेटा मैंने तुमको फिर वही बताया था, कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो बहुत 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 छोटी है, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू को अपन 1 मान लेंगे और टेन थीटा की वैल्यू को अपन n/100 मान लेंगे, जिसमें कि n जो है वो परसेंट में रेडियंट हो जाएगा। ठीक है सर समझ में आ गया। यहाँ से क्या आएगा बेटा देख लो, यहाँ से अपन का आएगा L2 बराबर वी स्क्वायर अपॉन एफ जी माइनस टेन थीटा, है ना। यहाँ से अपना आएगा L2 बराबर वी स्क्वायर अपॉन, देख लो बेटा क्या था एक बार, है ना, वी स्क्वायर अपॉन एफ जी माइनस टेन जी टेन थीटा, है ना। ये एफ जी माइनस जी टेन थीटा। अच्छा सर ये आ गया, हाँ बेटा जी को बाहर ले लो, है ना। अभी जो बेटा अपन ने क्या किया है, अभी ये जो अपना वी चल रहा है, ये छोटा वी चल रहा है, मतलब कि मीटर पर सेकंड में लिया है ना। ये भी छोटा वी है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा नहीं हुआ है, इसको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये छोटा वी है। अच्छा सर क्या करेंगे आप? सर इसको बड़ा वी लेंगे, बड़ा वी लेने के लिए 0.278 से इंटू करेंगे, ये हो गया बेटा बड़ा वी इंटू स्क्वायर अपॉन, बेटा जी मैंने कॉमन ले लिया, बचा एफ माइनस टेन थीटा। ठीक है सर, और यहाँ पर आ जाएगा एक दो, जो दो पहले चल रहा था बेटा अपना, है ना। यहाँ पर एक टू भी तो था, भूल गए? ये ये टू को उठा लिया अपन ने, ये टू यहाँ आ गया। अब जब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये उतना ही आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ माइनस एन बाई 100। सर कैसे आ गया? बेटा ऐसे आ गया कि जी की वैल्यू जो है वो 9.81 रखेंगे आप, ये 0.278 है इंटू टू है, उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इधर पर 254 आ जाएगा। तो सर एसएसडी कितनी हो जाएगी इस केस में? तो बेटा एसएसडी इस केस में इतनी हो जाएगी, और सिखा देता हूँ कितनी हो जाएगी। एसएसडी हो जाएगी L1 प्लस L2 बराबर 0.278 इंटू वी इंटू टी आर प्लस
बी स्क्वायर अपॉन 254 इंटू एफ माइनस ऑफ एन बाय 100। सर इतनी हो जाएगी क्या एस एस डी? हाँ बेटा इतनी ही हो जाएगी, ये देख लो इतनी ही हो गई एस एस डी, है ना। ठीक है सर हो गई एस एस डी। अब क्या करना है सर? बेटा कुछ नहीं करना है, अब तुम ऐसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस सीख गए हो, अब तुम क्वेश्चन बना लो। सर क्वेश्चन बना लेते हैं बेटा, आ जाओ। चलो 2 क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको प्रैक्टिस के। देखो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये एसएससी जेई 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड अपॉन टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, स्पीड ऑफ द ड्राइवर, एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक फॉर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो बेटा ध्यान करो कि ये किन किन चीज़ों के बराबर होगा। मैंने आपको पहली स्लाइड में ही बताया था, ये जो है स्टॉपिंग साइड टोटल रिएक्शन टाइम पे भी डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ द ड्राइवर पे भी डिपेंड करती है, एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक पे भी डिपेंड करती है। मतलब इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है सर, एसएससी जेईई का क्वेश्चन बन गया। बेटा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं सर, आ जाओ। कैलकुलेट द सेफ स्टॉप, ये भी बेटा एसएससी जेईई 2016 का क्वेश्चन है। और आप सोच रहे हैं कि मैं हवे में पढ़ा रहा हूँ, तो हवे में नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए। कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन मीटर फॉर डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 3%, है ना, फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। देख लो बेटा, मैंने जो आपको भी पढ़ाया वो किलोमीटर पर आवर में क्यों निकलवाया, क्योंकि क्वेश्चन है बेटा किलोमीटर पर आवर में ही दिया रहता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ फॉर्मूले पुट करना रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा 0.35 दिया हुआ है, टोटल रिएक्शन टाइम दिया हुआ है। सर इसको कैसे करेंगे सिखा देता हूँ बेटा, 2 मिनट में सिखा दूंगा बिल्कुल। 0.27 सॉरी 0.278 इंटू बड़ा वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ माइनस एन बाय 100। डिसेंडिंग ग्रेडियंट इसलिए माइनस, अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रख दो 0.278 इंटू 80 इंटू रिएक्शन टाइम आपका दिया 2 सेकेंड प्लस स्पीड आपकी दी है 80 स्क्वायर अपॉन 254, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.35, इंक्लाइन दिया आपका 3%, तो 3/100। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 123.26, यानी कि ऑप्शन बी। तो बेटा ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा एकदम क्लियर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बेटा, अगली क्लास के बाद मिलते हैं। अगली क्लास में आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पढ़ा दूंगा। ठीक है बेटा, जय हिंद जय भारत।